करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी ना सिर्फ प्रैक्टिस होती है, बल्कि आप ये भी जान पाते हैं किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं। और उसके वेरियस पैटर्न होती है, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वन लाइनर फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको पेयर्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कभी कभी ये जो एजम्पशन और रीजनिंग में तो आते ही हैं क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये स्टोरी फॉर्मेट में भी। तो मतलब 5 पैटर्न में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पांचों पैटर्न में प्रयास करो, पांचों पैटर्न में क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो आपको करंट अफेयर प्रिपरेशन हो रही है, स्टैटिक प्रिपरेशन हो रही है, और प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो रही है। ये काम हमारा है, और लगातार हमने जून से लेकर अब तक एक भी दिन करंट अफेयर मिस नहीं किया है, सारे दिन के करंट अफेयर हमने कवर किया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, सारी फाइल पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो टॉपिक है वो किसके बारे में, अगर आप देखोगे तो वो टॉपिक है पनामा कैनाल के बारे में। अब पनामा नहर के बारे में जानना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है उसके पीछे, आपको पता है कि जो ईरान का संघर्ष चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, ईरान का संघर्ष चल रहा है इजराइल के साथ, और इजराइल प्लस यूएस, तो ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, तो ये भी मैं आपको मैप में बताता हूँ। जैसे ये आप प्रैक्टिस करो, जैसे ये इंडिया का मैप है, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे ईरान हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वाला जो चौक होता है इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है। तो स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसे ईरान ने ऑलरेडी चौक कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे से माल आ नहीं रहा, जिस वजह से एलपीजी क्राइसिस हो रहा है, पेट्रोलियम के रेट बढ़ रहे हैं, और ये बाब अल मंदेब खुला हुआ है, लेकिन इस पर भी धमकी मिल रही है, किसकी, ईरान की। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्या हो रहा है, जो ये कैनल है पनामा कैनल है, पनामा कैनल कहाँ है, तो ये यूएस का मैप अगर आप देखो, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का मैप है, और ये साउथ अमेरिका का मैप है, साउथ अमेरिका मैप है। इधर आपको पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, और इधर आपको अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ह्यूमन मैन मेड कैनल है पनामा कैनल, ये अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही है, ठीक है। अब ये जो पनामा कैनल है उसको लेके क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, क्यों, क्योंकि चर्चा में आ गई। तो पनामा कैनल कब बनाया गया था, तो 1914 में बनाया गया था इसको, और किसने बनाया था, यूएस ने बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हो रहा था उसी दौरान इसका निर्माण भी हुआ था। बाद में अगर आप देखोगे तो जो इसका ट्रांसफ़र है, जो इसका सिस्टम है चलाने का, पूरी तरह से अमेरिका ने किसको दे दिया, पनामा कंट्री को दे दिया, जो एक तरह से उसके अलाई ही था, उसका एक दोस्त ही था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे लॉक सिस्टम है, मतलब कि जब चाहे तब इसको लॉक खोल सकता है, जब चाहे लॉक इसका बंद कर सकते हैं पनामा कैनल का। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे बन सकते हैं, इट इज़ अ मैन मेड वाटर वे दैट यूटिलाइज सिस्टम ऑफ लॉक लिफ्ट एंड एलिवेशन ऑफ गैटून लेक, है ना। जहाज़ों को गतून झील की स्तर तक उठाने के लिए लॉक की एक सिस्टम है, जैसे जहाज़ों को उठाया जाता है, मतलब कि वाटर लेवल इसका उठ जाता है, और दूसरा जहाज़ आसानी से रास्ते को पार कर लेते हैं। दूसरा, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। कई बार मैंने मैप भी दिखाया, आज तो इसमें मैप नहीं है, लेकिन मैंने कई बार मैप भी दिखाया है। पुराने लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको आसानी से इनके मैप 15 बार आप प्रैक्टिस किए होंगे कम से कम। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तीसरा है, द कैनल हैज बीन अंडर द कंटिन्यूअस सोल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ पनामा सिंस इट्स ओपन। तो जब से ये शुरुआत हुई थी पूरा कंट्रोल पनामा का था। मैंने आपको बताया कि 1914 में यूएस ने बनाया था, और 1979 तक 79 तक कंट्रोल यूएस का था। तीसरा स्टेटमेंट ना कहीं गलत है, तो सही स्टेटमेंट 1 और 2 हो जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर आपने देखा, आपने ना सिर्फ पनामा कैनल के बारे में देखा, आपने यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखा। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो फारस की खाड़ी है पर्शियन गल्फ को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, या अगर हम बात करें अरेबियन सी से जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे बाब अल मंदेब यहाँ पे जल संधि है, तो ये रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है। तो ये टोटल लोकेशन आपने यहाँ पर इसके बारे में देखी। अब हम कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर कि जो कहाँ गया, हाँ चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं। गर्भ INI पहल ये क्या है। अब गर्भ INI पहल ये जानना जरूरी हो जाता है। क्यों जानना जरूरी है, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इसके तहत 12,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनके लिए एक AI इनेबल समाधान लाया जा रहा है। AI को से मदद लेके AI को जोड़ के एक समाधान लाया जा रहा है। क्यों ये समाधान लाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में MMR और IMR बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछोगे ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जन्म देते समय या जन्म देने के आसपास के दौरान जिन माँओं की मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या भारत में 1 लाख में लगभग 140 के आसपास है।
दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो जन्म होने के दौरान जो बच्चों की मृत्यु होती है वो भी अच्छी खासी भारत में इसकी संख्या है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, समस्याएं हो रही थी। तो गर्भ के दौरान किस तरह के बच्चे की सिचुएशन है, वो क्या क्या उसको दिक्कतें हैं, ये सारा AI इनेबल पहल के अंतर्गत समाधान होगा, गर्भ INI के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब महिलाओं को पैसा प्रदान करना प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको लगे। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपिंग AI ड्रिवन सोल्यूशन प्रिडिक्ट प्रीटर्म बर्थ, मतलब क्या, जो जन्म समय 9 महीना नहीं उससे पहले अगर जिसका बर्थ हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है उस बच्चे की। तीसरा, मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर ऑल न्यू बोर्न अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना। तो ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इस पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आगे आते हैं। चलिए इधर आते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर हडसोनियन गार्डविट, अब ये हडसोनियन गार्डविट क्या है, जो न्यूज़ में था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप जान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखिए, हडसोनियन गार्डविट की जो जनसंख्या 4 दशक में 95% के आसपास गिर गई। मतलब ये तो कोई जीव है, इसकी जनसंख्या गिर रही है, 40 साल में 95% गिर गई। तो एक तरह की कोस्टल पक्षी है। पहला ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तटीय पक्षी है, तट में रहने वाला पक्षी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सैंड पाइपर फैमिली का है, सैंड पाइपर फैमिली का एक तटीय पक्षी है ना, जो क्या करता है, तटों के आसपास उड़ता है, जिनकी लंबाई थोड़ी सी ऊपर होती है, चोंच, लंबे टांगे। तो ये मतलब उसकी फीचर्स होते हैं। मुख्यतः कहाँ पे देखा जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखा जाएगा और साउथ अमेरिका में आपको देखा जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जनरली देखा जाता है। ठीक है ना, और ये खाते का है, ये कोई शाकाहारी पक्षी नहीं है, कीड़ों को खाता है और क्रस्टेशियंस को ये खाता है। ठीक है, और बिना रुके, बिना खाए पिए ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। तो कैपेसिटी आप इसकी देखिए। अभी क्या हुआ है कि इसकी सिचुएशन खतरे में देखी जा रही है। IUCN में इसकी सिचुएशन आपको क्या है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, सुभेद्य है, सुभेद्य है। ठीक है ना, तो ये IUCN में इसकी स्टेटस है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं कि इट इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटिव बर्ड, लंबी दूरी का प्रवासी पक्षी है ना। तो कहीं ना कहीं अगर 11 किलोमीटर ये यात्रा कर रहा है तो हो सकता है प्रवासी पक्षी हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है। दूसरा प्रश्न आपकी क्या बन रहा है कि द स्पीसीज इज नोन फॉर एबिलिटी टू फ्लाई 10,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर उड़ने की क्षमता है इसकी, यह बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हो जा रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि 95% पॉपुलेशन कम हो गई, इसलिए क्रिटिकल इंडेंजर्ड आ गया IUCN में। तो IUCN जिसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, वो 9 कैटेगरी इस तरह की जीव जंतुओं को देता है। उसमें इसको बोला जा रहा है कि ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जबकि नहीं, ये किस तरह का है, ये वल्नरेबल है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपके यहाँ पे डाल रखी, देखिए आप इंग्लिश में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पर है कि इट ब्रीड द आर्कटिक, सब आर्कटिक, अलास्का रीजन ब्रीड करता है, ट्रैवल करता है पेंटागोनिया की तरफ, साउथ अमेरिका में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिमार्केबल ट्रैवलर है, तो यही से बात आपको हिंदी में मिलेगी कि ये रिमार्केबल ट्रैवलर है, अद्भुत यात्री है, बिना भोजन पानी के 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। और IUCN में वल्नरेबल है। ठीक है, और गार्डविट जिसको जो फैमिली संबंधित है, ऐसे प्रवासी पक्षी को CMS के बॉर्न कन्वेंशन से भी जाना जाता है, इनको CMS बॉर्न कन्वेंशन में भी शामिल किया गया। तो आप देखिए कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मैंने दिया। मतलब समझ रहे हो, आपको डेली करंट अफेयर बनाना, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन तैयार करना, एक मैंने जो अपने ऊपर जिम्मा लिया है, जिसके मुझे कोई चार्जेज या फीस तो नहीं मिलती, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आप ना उस लेवल पे जाके हिट करो करंट अफेयर को, जिस लेवल पर UPSC क्वेश्चन पूछता है। कोई शॉर्टकट मत अपनाओ कि चलो 40 पेज से करंट अफेयर पढ़ लिया लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल से पूछे जाते हैं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर आप जितना एग्जाम पास में आएगा उतनी ही घबराहट आपको होगी। तो इससे पहले कि आप क्या करो, प्रैक्टिस ही ऐसी कर लो ना कि आपके मन में डाउट ही ना रहे, 1% सेल्फ डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये प्रयास है, वैसा ही मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए, तो 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसका देख लिया। अगला टॉपिक इसकी तरफ बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव के बारे में। कहाँ गया वो टॉपिक, नेशनल AI स्किलिंग, यहाँ पे इसमें आया है। अब यहाँ पर पेयर्स में पूछा गया है। अब आखिर है क्या, अगर आपको पता होगा कि AI के बारे में आज के डेट में हर कोई जानना चाह रहा है, हर व्यक्ति डेली कम से कम 50 बार AI वर्ड बोल रहा है। अब
भारत में क्या किया जा रहा है कि नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। मतलब क्या, स्किल देना एआई के संबंध में, ठीक है ना। किस टाइप की स्किल, एनिमेशन से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड, इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स के रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड और कॉमिक्स बनाने से रिलेटेड। तो भारत सरकार ने बजट में भी इसका मेंशन किया था। तो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MIT अगर आप बोलोगे, इसने गूगल के साथ मिलकर इम्पोर्टेंट है और यूट्यूब के साथ साझेदारी करके क्या किया है, एक नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव शुरू किया है और 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जाएगा इस इनिशिएटिव में। और ये किसके माध्यम से लागू किया जाएगा, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। 2 फेज में ये चलेगा। मतलब फेज 1 जब चलेगा, फेज 1 में गूगल कैरियर के जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, है ना, और बड़े पैमाने पर पूरा फोकस रहेगा कि एआई एसेंशियल, प्रॉम्प्टिंग, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई, ये सब सिखाया जाएगा। फेज 2 में और भी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ABCG और मीडिया प्रौद्योगिकी ही होगा। मतलब क्या, ABCG मीडिया टेक्नोलॉजी पे एआई स्किलिंग आपको मदद करेगा, ठीक है। प्रारंभ 2026 कल न्यूज में था, वो इनकम टैक्स अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और आकाश 300 3D प्रिंटिंग ऑफ स्पेस से संबंधित है। तो ये कल परसों न्यूज में थे, इसलिए हमने इनको यहाँ पे शामिल कर लिया पेयर्स में मैच करने के लिए, ठीक है। अब आपने देखा ना किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं, किस तरह की एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसके बारे में देख लेते हैं, माइनर प्लैनेट सेंटर के बारे में। अब ये किस क्षेत्र में स्थित है, सिलिकॉन में है, कैम्ब्रिज में है, ह्यूस्टन में, केप कैनावेरल में, क्यों न्यूज में आ गया। तो MPC ने घोषणा की कि 15 नए सैटेलाइट खोजे उसने, 15 नए सैटेलाइट खोजे, जिनमें 4 किसके आसपास हैं, बृहस्पति के आसपास या जुपिटर के आसपास हैं, और 11 किसके आसपास है, सैटर्न या शनि के आसपास हैं। वैसे भी आपको पता है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। जैसे भारत पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, वो चंद्रमा है, मून है ना। उसी तरह से सैटर्न के और जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये अभी किसने घोषणा की, माइनर प्लैनेट सेंटर ने घोषणा की। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि भाई ये है कहाँ पे, ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। तो जो भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं या उल्कापिंड होते हैं, आउटर प्लैनेट्स होते हैं या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर क्या करता है, लगातार रिसर्च रहता है, ध्यान रखता है पृथ्वी के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं जो पृथ्वी के लिए खतरा बन रहा है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखता है। तो ये आपने इसके बारे में समझ लिया, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब एक और थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, नए तरीके का, सॉरी। द इंडस्ट्रियल ग्रेड रिसर्च प्लेटफॉर्म फीचर्स ड्यूअल एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ रीचिंग टेम्परेचर अप टू 350। यह औद्योगिक ग्रेड अनुसंधान प्लेटफॉर्म ड्यूअल एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी की विशेषता रखता है, 350 तक तापमान पहुंचने में सक्षम है। केरल के एक स्टार्टअप द्वारा इसे डेवलप किया गया, इसरो को दिया गया, और एक हीटेड बेड और एक इनक्लोजर चैम्बर को इंटीग्रेट करता है ताकि कठोर तापीय परिस्थितियों में हाई परफॉर्मेंस प्रिंटिंग की जा सके। अब ये किसके बारे में, इनक्लोजर चैम्बर, इस प्रिंट में इनक्लोजर चैम्बर का प्राइमरी पर्पज़ क्या है, ठीक है। अब ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है ना, तो ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा इसके बारे में, आकाश 300 प्रिंटर के बारे में। तो अभी केरल के एक स्टार्टअप ने भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में इसरो को आकाश 300 3D प्रिंटर दिया है। अब ये 3D प्रिंटर के, आपको 3D प्रिंटर आपने देखा होगा कि ये जैसा आप बोलोगे ना वैसा डिजाइन बना देगा, किसी प्लास्टिक डाल दो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स से ये क्या करता है, रियल में एक डिजाइन बना देता है, ठीक है। तो ये 3D प्रिंटिंग में मदद करता है। अब ये क्या है, 350 डिग्री तक सेल्सियस में काम करने में ये सक्षम है, ठीक है। यह स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर IIST और केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक। तो ये बात यहाँ पे इसके बारे में प्रश्न क्या है कि टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम हार्मलेस यूवी रेस, उपयोगकर्ता को प्रिंटिंग उपयोग होने वाली हानिकारक यूवी रेस से बचाएगा, इसका जो इनक्लोजर चैम्बर है, ठीक है। दूसरा कि टू मेंटेन हाई एम्बिएंट टेम्परेचर स्टेबल प्रिसाइज प्रिंटिंग, जटिल सामग्री को स्थिर करना, सटीक प्रिंटिंग के लिए उच्च तापमान बनाए रखना, इनक्लोजर चैम्बर का पर्पज है। तीसरा, टू प्रिवेंट 3D प्रिंटिंग फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, 3D प्रिंटिंग को जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में प्रभावित होने से रोकना। चौथा, टू एक्ट अ वैक्यूम चैम्बर मेटल बेस्ड एक्सट्रूशन, धातु आधारित एक्सट्रूशन के लिए वैक्यूम कक्ष में कार्य करना। इन सब में सही स्टेटमेंट क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे सही आंसर क्या, बी, हाई परफॉर्मेंस मटेरियल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कैन कॉज वार्पिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेलियर। वही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगी। हिंदी में आप आओ तो कहाँ गया,
कहाँ गया, हाँ, उच्च प्रदर्शन सामग्री को तापमान में उतार चढ़ाव, वार्पिंग या जो स्ट्रक्चरल जो फेलियर का कारण बनता है, एक इनक्लोजर चेम्बर 80 डिग्री सेल्सियस तक सटीकता से कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको सेफ रखेगा। तो ये आकाश 3D प्रिंटर के बारे में बात थी, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया है, क्या है लिख लीजिए, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये इस प्रोग्राम के बारे में आप जानो, ये है क्या? ये एक तरह का डिमांड बेस्ड, मांग आधारित सेंटर सेक्टर स्कीम है, केंद्र क्षेत्र की परियोजना, जिसका पर्पस क्या है कि क्लस्टर इंडस्ट्रीज़ का या क्लस्टर अप्रोच का उपयोग करके एमएसएमईज हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, उनको और बढ़ाना, है ना। इस कार्यक्रम में स्टेट गवर्नमेंट में जो क्लस्टर की नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे, है ना। तो पूरा पर्पज़ किसको फोकस कर रहा है यहाँ पे? एमएसएमईज को फोकस यहाँ पे कर रहा है। तो ये मांग आधारित डिमांड बेस्ड है, जब मांग की जाएगी तब ऐसी योजना को लागू किया जाए, करेक्ट है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट सेंड प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्लस्टर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या? राज्य सरकार क्लस्टर की आवश्यकता के आधार पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने होते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहा है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि इट इज़ ए डिमांड ड्रिवन। मतलब क्या? अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मांग आधारित है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डजेंट जस्ट बिल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कोई सेंटर बनाएगी नहीं। द इनिशिएटिव प्रपोजल मस्ट कम फ्रॉम द स्टेट एंड क्लस्टर लेवल। ऐसी जो मांग है वो स्टेट गवर्नमेंट से आनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं बनाएगी, बल्कि ऐसी मांग आनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हमने देख लिए, सारे देख लिए। टाइटेनियम वाला बचा है, और कौन सा क्वेश्चन बचा है? ये भी बचे हैं। चलिए, ये तो हमने देखा था कि मजकी माइनर जो प्लैनेट सेंटर है बृहस्पति खोज की है, किस संगठन के तत्वाधान में है? तो बताइए, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसके अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर आपको पता ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अघाशिनी रिवर के बारे में है। द अघाशिनी रिवर विच रिसेंटली शॉ यूनेस्को इंटरवेंशन रिगार्डिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फ्लो इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। अघाशिनी नदी हाल में नदी लिंकिंग परियोजना में यूनेस्को का हस्तक्षेप देखा गया, किस जल निकाय से संबंधित है? तो यूनेस्को ने केंद्र को सलाह दी कि भाई अघाशिनी वेतावदी नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज का जो ढांचा है, फ्रेमवर्क, उसको फॉलो करो। ये कहाँ कहाँ पे उद्गम होता है? कर्नाटका में इसका कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। सिरसी नामक जगह से इसका उद्गम होता है, 676 मीटर ऊंचाई से। अघनाशिनी का मतलब होता है पापों का नाश करने वाली, मुक्ति देने वाली। तो ये रिवर का यहाँ पे नाम है। इसमें बहुत सारे बूढ़ा, डब्बे, वाटे, ये सब वाटरफॉल हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये कहाँ पे जाती है? अरब सागर में गिरती है, बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती थी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसको रामसर साइट घोषित भी किया गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ईरान में एक रामसर नामक शहर में हुआ था। ठीक है, तो रामसर साइट घोषित किया गया है किसको? अघासिनी रिवर को। ये यहाँ पे न्यूज में थी। ठीक है, अब यहाँ पे अघासिनी रिवर रामसर साइट है, करेक्ट है। तादरी अरब सागर के तट पर यह भी है। गड्डी हल्ली अरब सागर अघासिनी का स्रोत है। इसका भी सही आंसर 1 2 3 हो जाएगा। आई थिंक यही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, फिर भी चलो, हाँ ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझते हैं। टाइटेनियम धातु के बारे में प्रश्न यहाँ पे कि भाई टाइटेनियम क्यों न्यूज में था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बने, अगर आप यहाँ पे समझो, क्वेश्चन ये बने हैं कि यह एकमात्र तत्व है जो शुद्ध नाइट्रोजन वातावरण में जलने के लिए जाना जाता है। अब ये पता नहीं है कि नहीं है ना, ये मुझे नहीं पता। दूसरा कि इट इज प्राइमरी ऑब्टेन फ्रॉम द ओर सच एज इल्मेनाइट, रटलाइट थ्रू द क्रोल प्रोसेस। क्रोल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, या मुख्य रूप से इल्मेनाइट, रोटाइल जैसे अयस्कों से आता है। तीसरा, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विथ ह्यूमन टिश्यूज इट इज स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस। मानव ऊतकों से अभिक्रिया के कारण कृत्रिम अंगों के निर्माण में सख्ती से टाला जाता है। अब ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना। अब इसके बारे में यूपीएससी पूछेगा नहीं पता, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर में था तो हमारा अगर नैतिक दायित्व तो यही बनता है कि थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे समझ लें कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि हाल में क्या हुआ, आईआईटी खड़गपुर के बारे में आपने सुना होगा, बेसिक समझो। आईआईटी खड़गपुर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद, इसके रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और बताया कि चंद्रमा में टाइटेनियम की जो इनरिचमेंट है
और वहाँ की जो चट्टान है उनको इन्होंने डिकोड कर लिया है। टाइटेनियम पृथ्वी पर चौथा सबसे बड़ा प्रचुर धातु है, चौथा सबसे बड़ा, समझ रहे हैं आप। और दूसरा 9th सबसे बड़ा एलिमेंट है जो पूरे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके दो अयस्क होते हैं, पहला इल्मेनाइट और रूटिलाइट। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और पहला ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है ये सामान्यतः हवा, पानी या जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, इनसे प्रभावित नहीं होते। इसका घनत्व कम होता है, मजबूती अधिक होती है, आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। और यह धातु हवा में जलती है और एकमात्र तत्व है जो नाइट्रोजन में जलता है, ठीक है। तो ये बात है, विमान वगैरह में इसका उपयोग भी होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो बोल रहा है, ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। ये कृत्रिम अंगों में भी उपयोग किया जाता है। जो बोल रहा है ना कृत्रिम अंगों निर्माण डाला जाता है, ऐसी बात नहीं, कृत्रिम अंगों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो कमेंट करें, बताएं कि कोई दिक्कत है, जल्दी हो रहा है, धीमा हो रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। 1 साल होने वाला, चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मेरे लिए हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।